झीलें पढ़ रहे थे ना। और राजस्थान की कौन सी झील पड़ी थी अब? कायलाना। कायलाना जो जोधपुर की, इसको क्या बोलते हैं? जीवन रेखा। कायलाना देखी है तुमने? नहीं देखी, देखनी चाहिए। हाँ है। मौसम अच्छा है ना, तो इसका पूरा फायदा उठाए। देख के आना चाहिए ना, थोड़ी देर बाद तुम फ्री हो जाओगे। डॉक्टर हरी से कायलाना का अच्छा सा व्यू दिखाए इनको, जिससे इनका मन लगे कि वहां जाना है। बाल समन झील, ये भी कहां पर है? जोधपुर। यानी इस झील का जो निर्माण है, प्रतियार शासक बालक राव ने करवाया। कि इस झील का जो निर्माण है, प्रतियार शासक बालक राव। बालक राव है, यानी इन्होंने कौन सी झील का निर्माण करवाया? बाल संबंधे झील। यह जोधपुर मंडोर रेल मार्ग के निकट है। कि कौन से रेल मार्ग के निकट आती है? जोधपुरी मंडोर जो रेल मार्ग है, यही उसके निकट कौन सी झील आती है? बाल समंद झील। इसके पास में कोई अष्टखंबा महल भी है? अरे मंडोर का नहीं है तुम्हें कोई? एक भी नहीं है? सभी नॉर्वे स्वीडन के हैं। बाल समंद झील कितने लोगों ने देखी? देखी भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं दिखाने वाला भी नहीं है। फोटो की देखते हैं, विचार करते हैं। पहले तुम्हें जब पता ही नहीं है तो क्या करोगे फोटो दे? बाल समंद झील में लिखो, इस झील का निर्माण, इस झील का निर्माण प्रतियार शासक ही, प्रतियार शासक के बालक राव ने करवाया। प्रतियार शासक के बालक राव ने करवाया। यह जोधपुर मंडोर रेल मार्ग के निकट है। जोधपुरी मंडोर रेल मार्ग के निकट है। मतलब ये नाइट टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर में नाइट टूरिज्म होता है रात के समय। ये मंडोर वाला एरिया है ना, टूरिज्म का मतलब तो समझ रहे हो? हाँ, रात को घूमन करने वाले हैं लोग, घूमने वाले हैं, विदेशी पर्यटक वगैरह आते हैं उसके लिए। यही उसी में सूर सिंह जी ने यहां पर अष्टखंबा महल का, इसी झील में सूर सिंह है, यानी इन्होंने कौन सा? महाराजा सूर सिंह ने अष्टखंबा महल का निर्माण करवाया। तो लिखो, इसी झील में, इसी झील में सूर सिंह ने अष्टखंबा महल, अष्टखंबा महल बनवाया।
अष्टखंबा महल बनवाया। तो ये जोधपुर की जो झीलें हैं, आपको मैंने शायद इसका अधिसूचित क्षेत्र लिखवा दिया था, वेटलैंड। कौन कौन सी? कायलाना और सुरपुरा। इसको किसके लिए अधिसूचित किया गया है? हैं? हाँ, वेटलैंड है, उसके लिए अधिसूचित किया गया। ये बताओ कौन सी झील है? कायलाना है। तो ये कायलाना जो झील है, दो पहाड़ियों के बीच में। बाल संबंध भी डॉक्टर हरीश, अभी टाइम लगेगा। अष्टकंबा महल सही था। तो जोधपुर में दोनों जो झीलें हैं, या इनके बारे में अब पढ़ने लिखा। ये पुराने वाला जोधपुर के नक्शा, ये ध्यान रखना है ना। दो झीलें आती है, यानी एक तो कौन कौन सी है जोधपुर में? जोधपुर की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? कायलाना को है। और दूसरी हमने लिखी कौन सी है? बाल संबंध। बाल संबंध झील, बाल समुद्र भी कह सकते हैं, बाल संबंध झील है, यानी इसके नाम से भी। इसके बाद जैसलमेर, जो पश्चिमी भाग आता है, यानी सबसे पश्चिम में के झील है, जिसका नाम क्या हो गया? गढ़सीसर। हाँ, गढ़सीसर झील, गड्डीसर भी बोल देते हैं इसको। गढ़सीसर झील कहां पर है? जैसलमेर। कि जैसलमेर में जो झील है, यानी वो कौन सी होगी? गढ़सीसर। अब गढ़सीसर झील, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया? रावे गढ़सी सिंह। कि निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था? रावे गढ़सी सिंह। थोड़ा भारत कह रहा है कि नए जिले, अरे कहां बन गए नए जिले? वो लॉलीपॉप था नए जिले का। पुराने वाले याद कर ले तो ही बहुत है, उससे ही हो जाएगा सिलेक्शन नया नया। वो लॉलीपॉप दिया था। हाँ, 3 नए जिले हो गए। हाँ, लॉलीपॉप ही था वो, कोई अधिसूचना वगैरह कुछ नहीं है। वो 3 विधायक हैं जो पुराने टाइम में जीते हुए थे, तीनों ने कह दिया कि हमें फिर जिताना है तो ये लॉलीपॉप देना पड़ेगा। अब वापस सरकार बनेगी तो वो लॉलीपॉप साकार होगा, उससे पहले कोई साकार नहीं होने वाला। तो राव गढ़सी सिंह है। हाँ, वो बाल संबंध दिखा फिर गढ़सी सर। ये अष्टखंबा महल भी है। ये आप जाए ना आराम से, जब भी टाइम मिले तब। ये नाइट टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। ज्यादा रुपए नहीं, 50 रुपए लगते हैं। क्यों? हाँ, वो वैसे होटल बने, वो झील तक तो जाने देते हैं ना। झील में नहीं जाने देते, बाहर से भी नहीं देखने देते। बाहर आंखें थोड़ी फोड़ते हैं बाहर से देखने से। हाँ हाँ, वैसे होटल बने, हेरिटेज होटल बना दिया। बाहर से तो देख ही सकते हैं अपने, क्या है। नहीं, वो मैं जैसे मंडोर वाला एरिया आप रात के समय देखते हैं ना, 50 रुपए है, यानी उसके नाम से इसको जाना। तख्त सागर कहां पर है? अरे तख्त सागर ये छोटे जोधपुर में है। ये जो छोटे जो तालाब है ना, यही उन्हीं में। तो अब जैसे राव गढ़सी सिंह है, इन्होंने कौन सी झील का निर्माण करवाया? गढ़सी। इस झील के 4 दरवाजे हैं। हाँ, ये आगे वाली झील देख के ध्यान रखना। टिल्या नाम की महिला है। कौन सी महिला होगी? टिल्या। कि टिल्या नाम की जो महिला है, उसने 4, मतलब इस झील के 4 दरवाजे, जिसमें सबसे बड़े दरवाजे का निर्माण टिल्या नाम की महिला ने करवाया। हाँ, कि सबसे बड़े दरवाजे का निर्माण है, यानी वो किसने करवाया? टिल्या नाम की महिला।
और दूसरा आपको गढ़सीसर जो झील है, या इसमें यह भी कि टिल्या नाम की महिला है, उसने सबसे बड़े दरवाजे का निर्माण। यहां प्रवासी पक्षी कुर्जा आते हैं। वैसे कुर्जा सबसे ज्यादा जोधपुर के खिंचन में आते हैं। अब फलोदी का क्षेत्र हो गया। कौन से का है? फलो हाँ, कि जो फलोदी है यानी इसमें आता है। तो प्रवासी पक्षी कुर्जा है वो इसके पास दौरे। ऐसे ही आपको ध्यान रखना, फलोदी में जो कुर्जा अभ्यारण्य भी कह सकते हो एक प्रकार से। एक्चुअल में अभ्यारण्य है नहीं है, अभ्यारण्य नहीं है। ये क्या है, जो आखेट निश्चित क्षेत्र, और इसके बाद इसको कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में लिया गया है। किसके रूप में है? तो कुर्जा, जिसको कुर्जा अभ्यारण्य बोल देते हैं, और वो कहां पर आता है? खिंचन। ऐसे फलोदी लिखना पड़ रहा, जोर तो आता है। खिंचन जोधपुर सेट होता है ना, कि खिंचन जो जोधपुर है ये ज्यादा सेट होता है, ये ध्यान। तो कुर्जा जो अभ्यारण्य है, यानी इसके बारे में आपको ध्यान रखना, अभ्यारण्य के रूप में इसको जानना आता है। ये सीएम साहब ने इसको क्या निर्धारित किया था, तो ये आपको यहां ध्यान रखना चाहिए। ये अभी चर्चा में भी रहा, रुपए भी इसके लिए आवंटित कर दिए गए। कंजर्वेशन रिजर्व है। क्योंकि कंजर्वेशन रिजर्वों की संख्या 27 हो गई अपने, जो आगे अपन पढ़ेंगे तो ध्यान रखना। अभ्यारण्य नहीं है ये, क्या है? कंजर्वेशन है, संरक्षित क्षेत्र जिसको बोलते हैं। अभ्यारण्य तो क्या होता है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य होता है ना, वो राज्य सरकार नहीं बना सकती। राज्य सरकार क्या करती है? यहां से विधेयक पारित करती है, और वो विधेयक कहां पर भेजा जाता है? संसद के पास। अगर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य अगर अपने को बनाना होता है, तो उसके लिए हमारी जो विधानसभा है वो क्या बनाएगी? विधेयक बनाएगी। और विधेयक बना करके वो किसके पास में भेजा आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, उसके पास भेजा आता है। संसद उसको क्या करती है? पारित करती है। वो पहले देखती है कि इसको राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य बनने लायक है या नहीं, तब उसको क्या है कि ये। और आखेट निश्चित क्षेत्र और कंजर्वेशन जो रिजर्व आते हैं, ये बना सकती है हमारी राज्य सरकार। कोई दिक्कत नहीं है, उसको किसी से इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए 16 से 27 हो गए। जहां भी सीएम साहब गए वहीं फटकारा देके आ गए। फटकारा जानते हो या नहीं जानते? कह दिया इसको भी बना दिया, इसको भी बना दिया, इसको भी बना भी दिए। एक्चुअल में ऐसी बात नहीं, नहीं बनाए हैं। बस वो 3 जिले केवल घोषणा ही हुई उनकी। उनके लिए उन्होंने ये नहीं कहा संवेदनशील और अति संवेदनशीलता ध्यान में, इतना नहीं बोला ना। वो तो बाद में बोलेंगे उसके बाद। तो लिखे किया गढ़सीसर झील, गढ़सीसरे झील। गढ़सीसर झील, हाँ ये देखो, ये सूर्य नगरी बोलते हैं क्या इसको? जैसलमेर को कौन सी नगरी बोलते हैं? स्वर्ण नगरी है ना। हाँ, ऐसी इमारतें इसी तरह की है, सोने की जैसे। इस झील के जो दरवाजे, दीवारी बनाए, दीवार ऐसे बना रखी, ये 4 दरवाजे वाली बात बता रहा हूं ना आपको, ये इसी प्रकार की ये एंट्री आती है इधर से आराम से। तालाब, इसको गढ़सीसर तालाब भी बोल सकते हैं ना। तो अगला एक लाइन लिखिएगा आप पे, गढ़सीसर झील में निर्माण लिख लिया राव गढ़सी सिंह। हाँ, निर्माण रावे गढ़सी सिंह। इस झील के 4 दरवाजे, इस झील के 4 दरवाजे हैं। सबसे बड़े दरवाजे का निर्माण सबसे बड़े दरवाजे का निर्माण
टिल्या नाम की महिला ने, टिल्या नाम की महिला ने करवाया। यहां प्रवासी पक्षी, यहां प्रवासी पक्षी कुर्जा आते, प्रवासी पक्षी कुर्जा आते। पाल सिंह लोम रोड कह रहा है कि सर इसका निर्माण जेसल बाटी ने करवाया ना। जेसल बाटी नहीं, राव गढ़सी सिंह। यहाँ जेसल बाटी का कोई हो सकता है 4 दरवाजों में किसी को एक दरवाजे का निर्माण करवा दिया, दीवार खिंचवा दी, ऐसा कोई हो सकता है। बाकी गढ़सी सिंह, इसीलिए नाम भी इसका क्या कर दिया गया, गढ़सी सर। तालाब भी, बोटिंग भी होती है इसमें। हाँ, लेकिन बोटिंग जब पानी ज्यादा रहेगा तब, नहीं तो पैंदा नीचे टच हो जाता है। सबसे ज्यादा कुर्जा कहां पर आते हैं बताओ? खिंचन में आते हैं। तो ये नोट डाल के लिख लेना, सर्वाधिक कुर्जा पक्षी खिंचन है, फलोदी जोधपुर में आते हैं। अभी बहुत सारे आ रखे हैं। फलोदी का नहीं है तुम्हें? अच्छा, तब भी जोर देके कह रहा था कि सर अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य नहीं है। हाँ, अभी 501 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं इसके लिए। तो इसका मतलब रेवेन्यू को अच्छा जरिया है, लोग देखने के लिए आते हैं। विदेशी पर्यटक या नहीं आते? चलो, तो गढ़सीसरे झील के बाद अगली अपन देखते हैं गेब सागर झील। हाँ, गेब सागर जो झील है, बताओ गेब सागर झील कहां पर है? डूंगरपुर का जो क्षेत्र आता है वहां पर एक झील है, उस झील का नाम आता है गेब सागर झील। हाँ, गेब सागर भी लिख देते हैं, गेब सागर भी लिख देते हैं। एडवर्ड सागर भी इसका नाम है, गेब सागर झील। और ये गेब सागर झील कहां पर है? डूंगरपुर है। कि डूंगरपुर है, यानी इसमें कौन सी झील होगी? गेब। इसका जो निर्माण है गोपीनाथ जी ने करवाया था। कि निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था? गोपीनाथ। और इस झील में एक महल है जिसका नाम आता है बादल महल। कौन सा महल है? हाँ, बादल महल। कौन सी झील में? गेब सागर। गेब सागर जो झील है, इसको एडवर्ड सागर भी बोल दिया जाता है। एडवर्ड सागर है, यानी इसके नाम से भी इसको जाना आता है। दूसरा, इसी गेब सागर जो झील है, इसके निकट गोवर्धन नाथ जी का मंदिर है। और इस मंदिर में, मंदिर के प्रांगण में हिंदू देवी देवताओं के छोटे छोटे 52 मंदिर हैं। हिंदू देवी देवता हैं, उनके छोटे छोटे कितने मंदिर है? 52। बाउंड्री वॉल बनी हुई है ना, उसमें अलग अलग देवालय बनाए गए हैं, छोटे छोटे। इसी झील के निकट कालीबाई की प्रतिमा भी लगी गई। कालीबाई का नाम तो सुना है? सेंगाबाई कौन थे? गुरुजी थे कालीबाई के ना, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे थे, यही था। और उसका विरोध कौन कर रहे थे?
अंग्रेज। हालांकि शिक्षा का कई जगह विरोध उन्होंने किया, बाकी शिक्षा से जोड़ने का ही काम किया अंग्रेजों ने, ज्यादातर शिक्षा से जोड़ने का ही काम किया अंग्रेजों ने। अगर अंग्रेज नहीं आते तो अपन शिक्षित नहीं हो पाते, इतने नहीं पढ़ पाते आगे। लेकिन शुरुआत में उन्होंने क्या किया था, विरोध भी किया था। तो उनको बचाने के लिए कालीबाई ने अपने भी प्राण दे दिए थे। तो कालीबाई यानी उनकी प्रतिमा है, वो भी कौन सी झील के निकट आती है, गेब्स। तो बताओ गेब सागर झील का निर्माण किसने करवाया, गोपीनाथ। इसमें कौन सा महल आता है, इसी झील को किस नाम से जानना आता है, एडवर्ड सा। इसके झील के निकट किनका मंदिर है, और इस मंदिर के प्रांगण में हिंदू देवी देवताओं के छोटे छोटे कितने मंदिर आते हैं, और इस झील के निकट किनका जो प्रतिमा लगी हुई है, काली। तो इसमें लिखिए गेब सागर झील। हाँ, गेब सागर झील है, इसमें लिखो। इस झील का निर्माण गोपीनाथ जी ने करवाया। कि झील का निर्माण किसने करवाया, गोपीनाथ जी ने करवाया। इस झील में बादल महल है। बादल महल है। कौन सा महल है, बादल। इस झील के निकट इस झील के निकट गोवर्धन नाथ जी का मंदिर है। गोवर्धन नाथ जी का मंदिर है। इसके प्रांगण में हिंदू देवी देवताओं के छोटे छोटे 52 मंदिर है। हिंदू देवी देवताओं के छोटे छोटे 52 मंदिर है। कि हिंदू देवी देवताओं के छोटे छोटे कितने मंदिर हो गए, 52। इसी झील के निकट कालीबाई, इसी झील के निकट कालीबाई की प्रतिमा है। कालीबाई की प्रतिमा है। गेब सागर को एडवर्ड सागर भी, एडवर्ड सागर भी कहा जाता। ये एडवर्ड सागर है, यानी इसके नाम से भी इसको जाना आता है। अब जैसे डूंगरपुर है ना, इसमें एक तालाब है, साबेला तालाब। इसको वेटलैंड, राज्य सरकार के द्वारा वेटलैंड के लिए अधिसूचित किया गया है। हाँ, कि कौन से तालाब को, साबेला जो तालाब है, यानी इसको डूंगरपुर वाले होंगे कई सारे, नहीं है कोई भी, एक भी डूंगरपुर का नहीं, आज भूल गए। ये साबेला का नाम सुना है, हाँ, तो ऐसे याद रखा करो इसको। हाँ, वेटलैंड क्या है, यानी उसमें तो लिखिएगा आप, नोट लगा करके इसको लिखना। डूंगरपुर के साबेला तालाब
डूंगरपुर के साबेला तालाब को राज्य सरकार के द्वारा वेटलैंड के लिए अधिसूचित किया गया। एडवर्ड सागर। एक है आनंद सागर झील। कौन सी झील है? जिसको बाई तालाब के नाम से भी जाना आता है। बाई तालाब एक यहां आपके जोधपुर में भी है। हाँ, और जो झील है ये आपको ये भी बांसवाड़ा है। आनंद सागर के मतलब क्या है? बांसवाड़ा है, यानी इसका। खैर उसके बारे में भी लिखेंगे, पहले बड़ी जो झील। अब देखो इसके बाद इसी से संबंधित इसके पास का ही जो क्षेत्र आता है सिरोही। बताइए सिरोही में कौन सी झील है? कौन सी? नकवी, यानी कौन सी? नक्की झील। ये सिरोही, माउंट आबू सिरोही। तो अभी पीछे वाली ढूंढ रहा है, मैं आगे वाली पढ़ा रहा हूं। ऐसे खटाक से जो नाम आया वही ढूंढ के रखे। ले ली? एडवर्ड सागर। हाँ, ऐसे नहीं। नक्की या नकवी झील है, ये ज्वालामुखी निर्मित कौन सी झील आती है? क्रेटर झील। बताओ क्रेटर कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से हैं? ज्वालामुखी और उल्कापाती। ज्वालामुखी और कौन सा है? और तो बताओ ये कौन सा क्रेटर है? ज्वालामुखी क्रेटर। तो जो क्रेटर झील आती है, यानी इसमें आपको ध्यान रखना है कि नक्की या नकवी जो झील है ये ज्वालामुखी निर्मित क्रेटर झील है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार किनके अनुसार है? कि धार्मिक ग्रंथ हैं, इनके अनुसार इसकी जो खुदाई है देवताओं और किसने की है? ऋषियों ने। कि इसकी खुदाई किनके द्वारा की गई है? देवताओं और ऋषियों के द्वारा खुदाई की गई। नाखूनों से हाथ डालेंगे तो नाखून तो जाएंगे ना साथ, वो तो बना दे रहे, वही बात है। हाँ, तो ये धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसकी खुदाई देवताओं और किसके द्वारा की गई है? ऋषियों। कोई समुद्र मंथन ने कुछ तो किया ही होगा, अमृत निकाला था यहां से। हाँ, ये जो नक्की झील है, यह इसी झील के निकट दो चट्टानें भी है। कौन कौन सी चट्टान आती है? टोड रॉक और नन रॉक। इसमें ग्रासिया जनजाति के लोग, कौन सी जनजाति के लोग ही? ग्रासिया जनजाति के लोग अस्थियों का विसर्जन करते हैं। यानी अस्थि विसर्जन अपन लिख सकते हैं कि ग्रासिया जनजाति के लोग हैं, यानी वो क्या करते हैं? अस्थियों का विसर्जन करते हैं। कौन सी जनजाति के लोग? ग्रासिया जनजाति के लोग हैं, वो अस्थियों का विसर्जन। कौन सी झील में? नक्की झील। कि जो नक्की झील है इसमें ग्रासिया जनजाति के लोग यही अस्थियों का विसर्जन करते, इसलिए इसको ग्रासियों की गंगा। हाँ, कि ग्रासियों की गंगा कौन सी झील को कहा जाता है? नक्की झील है, इसको ग्रासियों की गंगा भी कह दिया जाता है। राजस्थान की सबसे ऊंची और शीतकाल में जमने वाली एकमात्र मीठे पानी कि ये सबसे ऊंची
और सर्वाधिक गहरी भी यही है। और इसके साथ ही शीतकाल है में जमने वाली भी कह सकते हैं। हाँ, कि सबसे ऊंची है, सर्वाधिक गहरी होगी, और शीतकाल में जमने वाली जो झील है वो नक्की झील। नक्की झील को भी NLCP, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आता है, यानी उसमें इसको शामिल किया गया है। ये तो नक्की दिखा रहा है तो है। हाँ, नक्की है। बोटिंग वगैरह होती है, महादेव जी का अंदर मंदिर भी बना हुआ है। कितने लोगों ने देखी नक्की झील? बोलो। वेरी गुड। बाकी बाद में देखना, बाकी यहां तो देख ही ले। हाँ, तो लिखो नक्की या नकवी झील है इसमें। हाँ, लिखो यह ज्वालामुखी निर्मित क्रेटर झील है। ज्वालामुखी निर्मित क्रेटर झील है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसकी खुदाई देवताओं और ऋषियों ने की। देवताओं और ऋषियों ने की है। इस झील के निकट टोड रॉक और नन रॉक, टोड रॉक और नन रॉक, दो चट्टाने, टोड रॉक और नन रॉक, दो चट्टाने। यह राजस्थान की सबसे ऊंची यह राजस्थान की सबसे ऊंची और शीतकाल में जमने वाली, शीतकाल में जमने वाली एकमात्र मीठे पानी की झील है। यह राज्य की सबसे गहरी झील भी है। इस झील में ग्रासिया जनजाति के लोग ही, इस झील में ग्रासिया जनजाति के लोग अस्थियों का विसर्जन करते हैं। ग्रासिया जनजाति के लोग अस्थियों का विसर्जन करते हैं। अतः इसे ग्रासियों की गंगा कहते हैं। अतः इसे ग्रासियों की गंगा कहते हैं। इस झील को NLCP, NLCP
में शामिल किया गया। एनएलसीपी में शामिल किया गया। ठीक है ना। और अब जैसे सिरोही है, इस सिरोही में एक तालाब है लाखेरा। इस लाखेराव तालाब को भी किसके लिए, यानी वेटलैंड है। हाँ, राज्य सरकार के द्वारा वेटलैंड के लिए क्या किया गया है, अधिसूचित किया गया। लाखेराव तालाब कहां पर है, सिरोही है। इसमें वेटलैंड का मतलब जहां सदैव पानी भरा रहता है। वेटलैंड का पानी कभी सूखता ही नहीं है, हमेशा क्या भरा रहता है, यानी पानी भरा रहता है। और पानी की जो गहराई, पहले मैंने बताया तुम्हें वेटलैंड के बारे में, कब कैसे रामसर साइड के बारे में लिखा था, वही सारा है। तो ये पूरा जो भाग है 6 मीटर तक जल भरा रहता है, ऐसे अधिसूचित किए गए हैं। हमारे राजस्थान में 44 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें लाखेराव तालाब, आपको ध्यान रखना ये कहां पर है, सिरोही। मुझे लग रहा है अब की बार इनमें से ही ज्यादा क्यों सुनाई, झीलें ही हैं, ये एक तरह के तालाब भी हैं, सरकार ने नए ढूंढ ढूंढ करके दिए, इसलिए ये भी नोट डाल के लिख लीजिएगा। सिरोही के लाखेराव तालाब, सिरोही के लाखेराव तालाब को राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा वेटलैंड के लिए अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा वेटलैंड के लिए अधिसूचित किया गया। तो वेटलैंड इसके लिए अधिसूचित कौन से तालाब को किया गया है, लाखेराव तालाब। बांसवाड़ा के पूर्व में, लगभग बांसवाड़ा से 3 किलोमीटर दूरी, जिसका अभी आपको मैंने नाम बताया, कौन सी झील होगी, आनंद सागर। आनंद सागर झील है, ये कहां पर है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा रतलाम मार्ग है, यानी उसी पर है। और ऑफिशियल नाम यही है इसका, जो ईडर के महारावल, जगमाल की महारानी लच्छीबाई ने करवाया। किसने करवाया था, हां, कि लच्छीबाई है, यानी इसने करवाया था। इसलिए इसको कौन सा तालाब कह दिया जाता है, बाई तालाब। कौन सा तालाब बोलते हैं, तो बाई तालाब के नाम से कौन सी झील का नाम है, आनंद सागर। बाई तालाब एक जोधपुर में भी, आपके ध्यान रखना। इसका ऑफिशियल नाम बाई तालाब नहीं आता है, ऑफिशियल नाम इसका क्या आता है, आनंद सागर। जगमाल, जो आपको मैंने पहाड़ियां दिखाई थी, जगमेर की पहाड़ियां, जगमेर की पहाड़ियां दिखाई थी या नहीं दिखाई थी, याद ही नहीं है कि क्या पता कौन कौन सी दिखाई थी। जगमेर की पहाड़ियां कहां पर है, उन्हीं के पास, ये जगमाल वाला, जगमेर की जो पहाड़ियां वाला, यही थे। और यहां पर कदम के वृक्ष भी है। ये केवल 3 किलोमीटर मोटरसाइकिल से जा सकते हो, टेम्पू से, लोग, बढ़िया डेस्टिनेशन है, टूरिज्म पैलेस है, यानी वहां से आप आराम से क्या है, यही जा सकते हो। तो अगला आप लिखिएगा, आनंद सागर झील। यह झील बांसवाड़ा
कौन से सड़क मार्ग पर है? बांसवाड़ा रतलाम। तो लिखो यह झील बांसवाड़ा रतलाम मार्ग पर स्थित है। रतलाम कहां पर है? हाँ, मध्य प्रदेश। बांसवाड़ा रतलाम मार्ग पर स्थित है। इस झील का निर्माण ईडर के महारावल, ईडर जगह का नाम है। हाँ, ईडर के महारावल। ईडर कहाँ है? हाँ, गुजरात। पहले गुजरात के एरिया में आता। ईडर के महारावल जगमाल की महारानी लच्छीबाई ने करवाया। अतः इसे बाई तालाब भी कहा जाता है। अतः इसे बाई तालाब भी कहा जाता है। कौन सा तालाब के दिया आता है? बाई। हाँ, कि बाई तालाब है, यानी इसके नाम से भी इसको जानना आता है। ऊंची गहरी में क्या अंतर है? कितना खतरनाक क्वेश्चन है। अरे ऊंची एक तो क्या है, जैसे आबू पर्वत खंड की समुद्र तल से ऊंचाई की, पहले बड़ा पढ़ते तो हो नहीं तुम। ऐसे क्या होगा ऊंची गहरी से? है गहरी का मतलब ऊंडी। हाँ, ऊंची का मतलब पहाड़ियों पर है ये। हाँ, क्या उत्तर होगा इसका यार? ऊंची गहरी का है। हाँ, ऊंची गहरी का मतलब ऊंची तो बस वो पहाड़ियों के ऊपर है, ऊंडी है वो गहरी है, और क्या है ना। हाँ, आराम से अगर कूदेंगे तो डूब जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, बाहर नहीं रहेंगे। तो अब इसके बाद अगला नेक्स्ट जो झील है, सिल्लीसैड। बताओ सिल्लीसैड झील कहां पर है? अलवर है, यानी यहां पर सिल्लीसैड झील है, अलवर है। इस झील का निर्माण विनय सिंह, हाँ, विनय सिंह ने अपनी महारानी शीला के लिए करवाया था। हाँ, कि इस झील का जो निर्माण है अपनी महारानी, जो विनय सिंह ने अपनी महारानी शीला है गई, उसके लिए कौन सी झील का निर्माण करवाया था? सिल्लीसैड। इसलिए नाम इसका सिल्लीसैड झील रख दिया। इसे, इस झील के आसपास का जो क्षेत्र आता है, इसको राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। कृष्ण लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है ना, रास लीला वाला, उसी से इसकी तुलना की गई है। पास ही आ गया उधर है। तो हाँ, राजस्थान का नंदन कानन किसको कहा जाता है? सिल्लीसैड जो झील है, यानी इसी को क्या कहते हैं? राजस्थान का नंदन कानन है इसका। और इसका निर्माण विनय सिंह ने अपनी महारानी किसके लिए करवाया था? शीला। तो एक लिखिएगा आप, सिल्लीसैड झील। सिल्लीसैड झील है। इस झील का निर्माण विनय सिंह ने, इस झील का निर्माण विनय सिंह ने अपनी महारानी शीला के लिए करवाया।
इसे राजस्थान का नंदन कानन इसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता। तो राजस्थान का नंदन कानन कौन सी झील को कहते हैं? सिल्ली साइड झील है, यानी इसको राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। अगली एक झील आती है मानसागर। मानसागर झील कहां पर है? जल महल के नाम से भी जानी जाती है। मानसागर झील है जयपुर। इसके निर्माण को लेकर के बड़ी असमंजस की स्थिति है। हाँ, कोई मान सिंगर, कोई सवाई सिंगर, कोई जय सिंगर ऐसे ही बताते हैं। तो इसका कोई है नहीं कि है जरूर क्या है झील जरूर अच्छी झील है। हाँ, कई बार प्रदूषण की वजह से पूरी मछलियां भी मरी है इसमें। हाँ, तो मानसागर झील जिसको जल महल के नाम से भी जाना। और मानसागर झील कहां पर है? जयपुर है, यानी यहां पर कौन सी झील आती है? मानसागर। जल महल के इस झील के निकट, इस मानसागर झील है, इसी झील के निकट आपको ध्यान रखना है अंतरराष्ट्रीय झील सम्मेलन ताल 2007 का आयोजन हुआ। कि अंतरराष्ट्रीय झील सम्मेलन ताल 2007 में झीलों को बचाने के लिए, जैसे अभी अधिसूचित किया गया ना वेटलैंड के लिए, ऐसे यहां पर पूरे विश्व का सम्मेलन हुआ था। और उस सम्मेलन में इसको क्या है, यानी वेटलैंड है, यानी उसमें भी शामिल करने की बात थी। एनएलसीपी में भी शामिल करने की बात थी, लेकिन घोषित ही आज तक ये एनएलसीपी में भी शामिल नहीं हो पाए। तो अंतरराष्ट्रीय झील सम्मेलन ताल 2007 है, उसका आयोजन कौन सी झील के निकट होता है? मानसागर झील है, यानी इसके निकट। यहां प्रतिवर्ष पक्षी मेले का, बर्ड फेयर, हाँ, कि प्रतिवर्ष बर्ड फेयर है, पक्षी मेले का आयोजन होता है। इसका मतलब यह नहीं कि पक्षी बेचे खरीदे जाते हैं, दूरबीन टेलीस्कोप के द्वारा दिखाए जाते हैं कि कौन कौन से पक्षी यहां पर आते हैं। झील है ना, बड़ी सुंदर झील है। हाँ, जल महल के नाम से जब आमेर जाते हैं ना अपन, तो रास्ते में ही है, यानी शहर के अंदर ही है, यानी उस और अंदर महल बना हुआ है, उसी को क्या बोल देते हैं? जल महल के नाम से जानना आता है, जल महल बोल देते हैं। तो जयपुर जाओ तो जरूर देख के आना, पाल पे बैठ करके आराम से तस्वीर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे वाली क्या है, यानी तस्वीर ले सकते हो। तो लिखिएगा आप मानसागर झील है। फोटो तो कहां दिखाएं, तो फोटो दिखाएगा मानसागर, ये नाम चल रहा है उसी की ओर। तो लिखो मानसागर झील जयपुर, जल महल है ना, इसी को जल महल बोलते हैं। तो लिखो इस झील के निकट अंतरराष्ट्रीय झील सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय झील सम्मेलन ताल 2007 का अंतरराष्ट्रीय झील सम्मेलन ताल 2007 का आयोजन होता है, आयोजन हुआ था, ऐसे लिखना। अंतरराष्ट्रीय झील सम्मेलन ताल 2007 का आयोजन हुआ था। यहां प्रतिवर्ष पक्षी मेले का, बर्ड फेयर, यहां प्रतिवर्ष पक्षी मेले का आयोजन होता है। हाँ, प्रतिवर्ष कौन से मेले का आयोजन होता है? बर्ड फेयर, यानी पक्षी मेले का आयोजन होता है। तो पक्षी मेले के आयोजन के लिए कौन सी झील जानी जाती है?
मानसागरे झील बर्ड फेयर है, यानी इसके लिए इसको विशेष रूप से जाना आता है, पक्षी मेले के लिए इसको जाना। तो ये मानसागरे जो झील है, अंतर्राष्ट्रीय झील सम्मेलन ताल 2007। हाँ देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय झील सम्मेलन ताल 2007 है, यानी इसके बाद कई छोटी छोटी झीलें और भी आती है अपने यहां पर, यानी उन झीलों में अपन देखिए 12 डिस्ट्रिक्ट है। इसमें आपको वैसे तो मैंने पहले भी बता रखी है, बताओ कौन सी झील है? रामगढ़ी झील, जिसको पुष्कर सरोवर भी कहते हैं। हाँ, ऑफिशियल नाम रामगढ़ झील है, ये 12 में है। और अभी इसको उस अधिसूचित भी किया गया है वेटलैंड। मतलब ये ज्वालामुखी निर्मित ना होकर के कौन सी होगी? उल्कापाती। उल्कापाती क्रेटर झील है। हाँ, उल्कापाती क्रेटर झील कौन सी होगी? रामगढ़ झील 12। धार्मिक दृष्टि से इसको भी पवित्र माना गया है, इसलिए इसको कौन सा सरोवर कह दिया आता है? यानी पुष्करे सरोवर कहते हैं। और इसको भू विरासत स्थल, जियो हेरिटेज है, उसमें उल्कापिंड के गिरने से इस झील का निर्माण हुआ है, अतः भू विरासत स्थल है, यानी इसमें भी इसको शामिल किया गया। जियो हेरिटेज। आपको यह भी मैंने बताया था कि इसको 200वें क्रेटर के रूप में शामिल किया गया। हमारे भारत में उल्कापाती झीलें केवल 3 ही है। उल्कापाती क्रेटर झील भारत में कितनी है? 3। नंबर 1 तो जैसे अपन ने लिख दिया रामगढ़ी क्रेटर, ये तो 12 है, यानी यहां पर आता है राजस्थान। एक शिवपुरी क्रेटर, बताओ कहां पर है? मध्य प्रदेश। लोनार क्रेटर, ये बुल्डाना महाराष्ट्र। ये 3 तरह के क्या हैं? यानी क्रेटर हैं। एक रामगढ़ क्रेटर, शिवपुरी क्रेटर, और कौन सा आता है? लोनार। तीनों ही कौन से क्रेटर हैं? ज्वालामुखी क्रेटर नहीं है, यानी इनको कौन से क्रेटर कहते हैं? उल्कापाती क्रेटर के नाम। तो पहले आप रामगढ़ क्रेटर, रामगढ़ झील लिख करके लिखो। यह उल्कापाती क्रेटर झील है। ये तुम्हारा जो जल महल की बात कर रहे थे ना अपन इससे पहले, हाँ, इसके अंदर ये महल बना हुआ, जल महल, जयपुर वाला जल महल, मतलब मानसागरे झील। हाँ, मानसागर झील, अंदर ये बोटिंग के जरिए आप जा सकते हो। और जब अंतर्राष्ट्रीय झील सम्मेलन ताल 2007 का आयोजन होता है, तब यानी क्या है, इसको दूरबीन के द्वारा पक्षियों को, क्योंकि जल है ना, हाँ, जल कलरव करते कई तरह के पक्षी यहां पर दिखते हैं। तो लिखिए रामगढ़ क्रेटर में लिखो। यह उल्कापाती क्रेटर झील है। उल्कापाती क्रेटर झील है। इसे पुष्कर सरोवर भी कहते हैं। पुष्कर सरोवर भी कहते हैं। कौन सा सरोवर कहते हैं? पुष्कर सरोवर। इस झील के निकट किनका मंदिर है? अन्नपूर्णा कृष्णाई माता का मंदिर। महादेव जी का मंदिर भी है 10वीं सदी का। बंडदेवरा,
महादेव मंदिर भी इसी झील के, हाँ इसे पुष्कर सरोवर भी कहते हैं, लिख लिया आपको। हाँ, इसी झील के निकट अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कृष्णाई माता का मंदिर। अन्नपूर्णा कृष्णाई माता का मंदिर। और भंडदेवरा महादेव मंदिर, भंडदेवरा महादेव मंदिर है। इसे भू विरासत स्थल में भी, भू विरासत स्थल में भी शामिल किया गया। भू विरासत स्थल में भी शामिल किया। अब ये तीन आप नाम लिख लीजिए। भारत की उल्कापाती क्रेटर झील तीन है, कि भारत में उल्कापाती क्रेटर झीलों की संख्या कितनी हो गई? तीन। डन। हाँ, अब देखो, राज्य सरकार के द्वारा 12 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा वेटलैंड अधिसूचित किए। कितने? 12 में कितने? 12। लिखवाऊं? अरे तो एक लाइन इसमें लिखो कि राज्य सरकार ने 12 जिले में सर्वाधिक 12 वेटलैंड अधिसूचित किए। हाँ, कि 12 वेटलैंड है, यानी वो क्या है? अधिसूचित किए गए। जिसमें अकलेरा बांध, इकलेरा भी बोल देते हैं, अकलेरा भी बोल, अकलेरा डैम, अकलेरा बांध, बेथाली जिसको बेथली भी लिख देते हैं, लाहासी बांध, शहडोल बांध, नारगढ़ तालाब। आसानी से गलत हो सकता है, ध्यान रखना। नारगढ़ नाम लिखते ही जयपुर में लिख दोगे तुम। हाँ, नारगढ़ वेटलैंड कहाँ है, तुम जयपुर लिख दिया, गलत हो जाएगा। तेजाजी तालाब,
हाँ, वीर तेजाजी तालाब। पुष्कर सरोवर, पुष्कर सरोवर का मतलब, हाँ ये भी अच्छा है ना, यहां भी गलत होने के चांस रहते हैं। पुष्कर सरोवर। उतावली डैम, सहडोली नहीं है रे, सहडोल है, कोई बात नहीं, ऐसे लिखे। कई बार सहरोल भी लिख देते हैं इसको। एक यहां, एक मैंने उतावली बताया ना, उतावली डैम। या जिसको उतावली बांध भी बोल देते हैं, उतावली डैम है। इस गरडा तालाब, गरडा तालाब। नियानी तलाई, हाँ नियानी तलाई। एक हिंगलोत डैम, हाँ कि हिंगलोत डैम है। एक कोटरा पारा भी है, हाँ कोटरा पार या कोटरा पारा। कोटरा पार डैम। ये राज्य सरकार की, मतलब ये जिले टाइप की होगी यहां पर है। लिख लिया। तो ये राज्य सरकार के द्वारा 12 जिले में सर्वाधिक कितने हैं, 12 वेटलैंड है, ये अधिसूचित किए गए। एक दिन मैं पढ़ा रहा था, 12 का नाम आ रहा था और 12 का नाम आ रहा था और 12 ही बज रहे थे। तीनों योग ही कितना हो गया, 12 का। तो अब इसके बाद अगली जैसे कई अन्य जिले, अन्य मीठे पानी की जो झीलें आती है, उसमें जैसे सीकर है, उसमें है प्रीतमपुरी झील है। सीकर यानी इसमें कौन सी होगी, प्रीतमपुरी। अब नीम का थाना में। और इसके बाद में तलवाड़ा झील, बताओ तलवाड़ा झील कहां पर आती है, हनुमानगढ़ है इसमें। इसके बाद नवलखा झील, नवलखा कहां पर है, अरे बूंदी। जेत सागर, जेत सागर भी कहां पर हो गया, बूंदी। किशोर सागर, किशोर सागर कहां पर है, कोटा आता है, यानी उसमें कौन सा हो गया, किशोर सागर। हाँ कि किशोर सागर है, ये कहां पर है, कोटा।
तो ये अन्य जिले लिख करके आप लिखो, अन्य जिले। इनमें कोई वर्णन नहीं लिखना, ऐसे ही नंबर से डाल देना आप। तो एक तो तलवाड़ा झील हनुमानगढ़, तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झीले हनुमानगढ़। एक लिखो प्रीतमपुरी झील सीकर, हाँ तो पीथम, हाँ पीथम, प्रीतम लिखो तुम, कहेंगे पीथम, हाँ प्रीतमपुरी है तो पीथम ही नाम है। खारी, प्रीतमपुरी झील कांवट के पास है, हाँ नीम का थाना कांवट वाला एरिया आता है ना, उसके प्रीतमपुरी। न को खारी है न मिट्टी चरका पानी, हाँ चरका समझ गए, काम चला सकते हैं। मतलब नवलखा झील, नवलखा झील। बूंदी, जेत सागर, जेत सागर भी कहां पर है, बूंदी। किशोर सागर, कौन सा सागर आता है, किशोर। ये कहां पर है, हाँ ऐसे तो हणमतिया बांध और कई और लिखेंगे, अभी आगे परियोजना आएगी ना उसमें। तो ये जो झीलें हैं या इनके, अब एक अपन बात कर रहे थे राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना, NLCP लिखा है ना कई सारी झीलें, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना। यानी जिसको अपने NLCP लिखते हैं, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, हाँ नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना, और जिसको शॉर्ट में अपन क्या लिख देते हैं, NLCP है। तो ये नेशनल लेक कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट है, यानी इसके बाद देखो नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट क्या है कि केंद्र सरकार का जो पर्यावरण एवं जो वन मंत्रालय है, यानी पर्यावरण मंत्रालय अपन लिख सकते हैं, इस पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा देश में प्रदूषित और जो अवकर्मित झीलें हैं, हाँ कि प्रदूषित और कौन सी हो गई, अवकर्मित झीलों को यानी साफ सफाई के लिए, प्रदूषण मुक्त करने के लिए, प्रबंधन के लिए, मतलब उनकी सबसे पहले साफ सफाई है, प्रबंधन, और इनको दूसरा क्या है, पर्यटन की दृष्टि से
महत्वपूर्ण बनाने के लिए 2001 में एक परियोजना चलाई गई जिसका नाम क्या रखा गया, राष्ट्रीय, केंद्र सरकार के द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा प्रदूषित और जो अवकर्मित मतलब कचरे से, प्लास्टिक से भरी हुई है, बड़ी प्रदूषित हो रखी है, उन झीलों को बचाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 2001 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना है ये चलाई गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य झीलों का संरक्षण यानी कंजर्वेशन और संरक्षण के साथ साथ में ही उनका क्या करना यानी प्रबंधन किया जाना, संरक्षण भी करना और संरक्षण के साथ में ही उनका क्या किया जाना चाहिए यानी प्रबंधन किया जाना चाहिए। हाँ, मैनेजमेंट है यानी ये किया, ये 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित थी। पूरी कितने प्रतिशत है, 100% केंद्र सरकार। लेकिन 2 अप्रैल 2016 में केंद्र अनुपात राज्य हो गया, जिसमें केंद्र की भागीदारी 60%, राज्य की भागीदारी कितनी हो गई, 40। इसीलिए अपन ने 44 नाम भेज दिए। अब ये 44 में से कुछ तो जुड़ेंगे ही। हाँ, कि अगर रामसर साइड में शामिल करना है तो जब राज्य सरकार 40% खर्चा देगी तो ही हम कर पाएंगे। तो सरकार ने इतने दिन तो दिमाग लगाया नहीं, अब दिमाग लगाया। तो इसमें से कुछ ना कुछ वेटलैंड बनेंगे, वेटलैंड बनेंगे तो लोग उनको देखने के लिए भी आएंगे, फायदा भी होगा उससे ना। तो ये केंद्र अब उन कौन कौन सी झीलों को इसमें जो शामिल किया गया, वेटलैंड है इसमें, तो उसमें जैसे पुष्कर झील, बताओ पुष्कर झील कहां पर है, अजमेर में। आना सागर, आना सागर भी कहां पर हो गई, अजमेर। और लोग इन्हीं को देखने के लिए जाते हैं, वैसे पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो इनके अलावा जाते भी नहीं है। पिछोला बताओ, पिछोला है उदयपुर में। और फतेह सागर, फतेह सागर झील भी उदयपुर में। और इसके साथ नक्की झील, ये भी कहां पर है, यानी जो सिरोही में, माउंट आबू सिरोही। और जो जल महल है उसको इसमें शामिल नहीं है, प्रस्तावित ही है, वो आज तक प्रस्तावित ही रहा है। आगे देखो क्या है, हालांकि सरकार ने भी कोई उसकी अनुशंसा नहीं की अभी, है ना। हाँ, तो उनमें इसको अनुसार, तो ये सभी एनएलसीपी है, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना। एनएलसीपी में शामिल कौन कौन सी झीलें आती है, तो नंबर 1 अपन सबसे पहले देखते हैं, यानी कौन सी झील आती है, पुष्कर झील। पुष्कर झील भी है, और कौन सी झील आती है, आना सागर। और दोनों ही जिले कहां की है, अजमेर। उदयपुर में कौन कौन सी झीलें आती है, पिछोला झील, और बताओ फतेह सागर झील। और माउंट आबू में कौन सी आती है, नक्की झील। ये 5 जिले हैं जिसको किसमें शामिल करेंगे, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना, एनएलसीपी है, यानी इसमें इनको शामिल किया गया है, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना, एनएलसीपी। तो कई बार पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी झील एनएलसीपी में शामिल नहीं है, तो इन 5 के अलावा जो नाम आता है यानी वो एनएलसीपी में नहीं। तो एक लाइन लिखिएगा पहले आप,
NLCP राष्ट्रीय झील संरक्षण है, इसमें लिखो केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों की प्रदूषित और अवक्रमित झीलों की सफाई, सौंदर्यीकरण, संरक्षण और प्रबंधन के लिए 2001 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना का शुभारंभ किया गया। प्रारंभ में यह 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित थी। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित थी। अप्रैल 2016 में यह परियोजना केंद्र और राज्य सरकार की क्रमशः 60:40 हो गई। 60:40 हो गई। अब देखो इसमें कौन कौन सी झीलें आती। पांच झीलें अपने को लिख। ये तो मैंने ऐसे लिखा कि जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में प्रस्तावित नहीं है। उसमें जैसे आपको दे दिया आता है फतेह सागर, मान सागर, स्वरूप सागर, आना सागर। तो बताओ कौन सी नहीं है? स्वरूप सागर तो है क्या? अरे स्वरूप सागर है क्या? इसको तो कम से कम प्रस्तावित तो किया गया है, बन है थोड़ी है, प्रस्ताव है, यानी प्रस्तावित है ये। इसलिए 5 ही जिले हैं, प्रस्ताव में ये आती है, यानी प्रस्तावित है। जिले 5 ही है जो, और इन 5 को ही देखने के लिए लोग जाते हैं सबसे ज्यादा। पुष्कर, अगर सारी जिलों को इसमें ऐसे शामिल कर दिया जाएगा तो पर्यटकों की संख्या लगातार हमारे बढ़ जाएगी।
अच्छे पर्यटक आ जाएंगे। लिख लिया? तो ये राष्ट्रीय जो झील संरक्षण परियोजना है, यानी इसमें अगला इसी से जल संसाधन से संबंधित अगला और बिंदु, अब कुछ चीजें इस तरह की होगी जो नदियों झीलों के अलावा भी उनसे भी अपने क्या होती है, सिंचाई होती है या पेयजल की क्या की जाती है, आपूर्ति। उनको अपन क्या कहते हैं, सिंचाई परियोजना। अब देखो, सिंचाई एकल परियोजना भी है और बहुउद्देशीय परियोजना भी। एकल और बहुउद्देशीय दोनों में आपको, एक तो केवल क्या है, सिंचाई के लिए ही बनाई गई है, उसका पानी पीने योग्य नहीं, जल विद्युत भी उससे नहीं बनाई जा रही। क्या उसको बहुउद्देशीय परियोजना कह सकते? नहीं कहेंगे ना, एक उद्देश्य ही होगी वो तो। बहुउद्देशीय तो ऐसी सिंचाई परियोजना जिससे पेयजल की आपूर्ति भी हो रही है, सिंचाई भी हो रही है, मत्स्य पालन भी उसमें हो रहा है, जल विद्युत का भी क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। एक उद्देश्य न होकर के अनेक उद्देश्य होते हैं, उनको अपन कौन सी परियोजना कह देते हैं, बहुउद्देशीय। और ज्यादातर बहुउद्देशीय प्रकार की। उदाहरण के रूप में आपकी जैसे जवाई परियोजना है, क्या एक ही उद्देश्य है उसका? अरे जवाई परियोजना की बात कर रहे हैं, एक ही है। उससे पेयजल, पाली शहर को पेयजल की आपूर्ति, जालोर और सिरोही, जालोर और अगला अपन पाली है, उसमें क्या होती है, सिंचाई। मगरमच्छों का संरक्षण भी किया जाता है। मगरमच्छ है ना, उनका भी क्या किया जा रहा है, यानी संरक्षण किया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि एक उद्देश्य तो नहीं है, कई सारे उसके क्या हैं, उद्देश्य। तो पहले सिंचाई परियोजना किसे कहा जाता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, वर्षा के अभाव में, यानी वर्षा की कमी अपन कह सकते हैं, वर्षा के अभाव में कृत्रिम तरीके से, भूमि है उसको कृत्रिम ढंग से अपन लिख सकते हैं, कृत्रिम तरीके से जल पिलाने की क्रिया को, हाँ, जल पिलाने की जो क्रिया है उसी को क्या कहा जाता है, सिंचाई कहा जाता है। अब सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं बताओ? कुएं भी हैं, नलकूप भी होते हैं, नहरें भी होती है, तालाब भी हैं, झीलें भी हैं। ये सारे के सारे किसके होते हैं, सिंचाई के साधन होते हैं। हमारे राजस्थान में सबसे, क्योंकि वर्षा की तो होती है कमी यहां पर पूरे, अगर राजस्थान में आप देखेंगे तो सिंचाई सुविधाएं 1/3 क्षेत्र पर ही नहीं है, ये मानो। ज्यादातर क्षेत्र किस पर निर्भर है, वर्षा पर, और वर्षा भी समय पर नहीं होती है। इसलिए इन सिंचाई परियोजनाओं की बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी, हाँ, इनकी बहुत ज्यादा जो। लेकिन आजादी के बाद में जिस स्तर पर सिंचाई परियोजनाओं का विकास, इसका मतलब यह नहीं कि सिंचाई परियोजनाओं का विकास नहीं हुआ है, सिंचाई परियोजनाओं का विकास हुआ है, लेकिन जिस स्तर पर लार्ज स्केल पे होना चाहिए उतना नहीं। इंदिरा गांधी नहर क्या आजादी से पहले बनी?
बताओ, सारी ही एक गंगा नहर को छोड़ दीजिए, जितनी भी परियोजनाएं वो सारी की सारी किसके बाद में बनी है? आजादी। आजाद हुए थे तो कुछ नहीं था, पानी का लोटा ही नहीं था, वो भी अंग्रेज छीन के ले गए थे। हाँ, सारी चीजें नए तरीके से क्या है, हमें तैयार है। हाँ, जो गंगा नहर की बात कर रहा हूं वो भी पाकिस्तान को देके चलेगी। 105 लाख हेक्टेयर भाग पे सिंचाई होती थी, उसमें से 85 लाख हेक्टेयर पाकिस्तान को। अपन तो बाबाजी हो गए वापस। 15 से 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बचा नहीं, बहुत बड़ी नहर थी। हाँ, बस इतना सा जो क्षेत्र बचा अपने पास। तो हमारे पास नहीं है, बहुत विकास किया है, लेकिन देश बड़ा भी है। हाँ, इस वजह से ये नहीं है कि अब विकास नहीं हुआ, काफी हुआ। तो पहले आप सिंचाई लिख करके लिखिएगा, सिंचाई किसे कहते हैं, ये तो ध्यान होना चाहिए। इरिगेशन अंग्रेजी में जिसको अपन क्या बोल देते हैं, यानी इरिगेशन है, इसके नाम से जाना आता है। इसमें लिखो, वर्षा के अभाव में, वर्षा के अभाव में भूमि को कृत्रिम तरीके से, वर्षा के अभाव में भूमि को कृत्रिम तरीके से जल पिलाने की क्रिया को, जल पिलाने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। सिंचाई कहते हैं। अब जैसे राज्य में कृषि योग्य भूमि, कौन सी भूमि होगी? कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि का केवल 2/3 भाग, 2/3 में 66.66% भाग है, उसमें सिंचाई सुविधा है ही नहीं। किस पर निर्भर है जी? वर्षा पर निर्भर। इतने क्षेत्र में विकास करने की आवश्यकता है। इसीलिए ईआरसीपी के लिए सीएम साहब बार बार चिल्ला रहे थे, है ना? ईआरसीपी ईआरसीपी सबको याद तो करवाई दी कम से कम, कि कोई है ये की चीज है कि नहीं है। हाँ, तो लिखिएगा आप, राज्य में कृषि योग्य भूमि का, राज्य में कृषि योग्य भूमि का 2/3 भाग, 2/3 भाग वर्षा पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर है। कि 2/3 भाग किस पर निर्भर हो गया? बचा कितना है? तो राज्य के केवल 1/3 भाग पर, हाँ, कुल कृषि योग्य क्षेत्र के 1/3 भाग पर कितनी सिंचाई सुविधाएं। अब इस 1/3 की बात करनी होगी अपने को। इस 1/3 को अपन क्या है, 100% मानते हुए चलेंगे कि कहां कितनी, कौन कौन से साधनों से। तो लिखो, शेष 1/3, शेष कृषि योग्य क्षेत्र, ऐसे लिखो, शेष कृषि योग्य क्षेत्र, कृषि योग्य क्षेत्र का 1/3 भाग, 1/3 भाग सिंचाई से जुड़ा हुआ है, सिंचाई के साधनों से जुड़ा है, ऐसे लिखना, सिंचाई के साधनों से जुड़ा हुआ है। अब ये सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, ये कल दिखाएंगे।